हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज के वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी क्यों है, हमारा संविधान इतना लेंदी क्यों है। ठीक है, वाई इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो बल्कि इन नेचर या लेंदीएस्ट इन नेचर। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहला रीजन तो देंगे। इसमें हम लोग 5 रीजन टोटल डिस्कस करूँगा मैं इस लेक्चर पे और बताऊँगा किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है। ठीक है, और इसका बड़ा होने के पीछे क्या सब रीजन है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के 1935 में दिया था। ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना के दिया था ना, वो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से 60 to 70% उसी से लिया गया है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन से 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। एक्चुअली वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा था, तो उससे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि 60 to 70% जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इटसेल्फ इज ए वेरी बल्कि एंड इट इज़ अ कोर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो बहुत ज़्यादा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, भारत के लिए जो बना के ब्रिटिश ने दिया था, ब्रिटिशर्स ने दिया था, वो एक्चुअली बहुत बड़ा है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कोर भी वही है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 60 to 70% उसी से लिया गया है, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने 1935 में भारत को एक संविधान बना के दिया था। आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि साइमन कमीशन आया था भारत में 1927 में आया था, और साथ ही साथ जो है राउंड टेबल समिट जो हुआ था 1930, 1931 और 1932 में 3 राउंड टेबल समिट हुआ था, जिसके द्वारा ब्रिटिशर्स ने कोशिश किया था कि एक भारत का एक ऐसा संविधान बना के देते हैं जो जिसमें सभी सेक्शन, भारत के सोसाइटी का सभी सेक्शन जो उसमें पार्टिसिपेट करे, एक ऐसा संविधान बना के देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राउंड टेबल समिट में जो है ब्रिटिश ने कोशिश किया था कि सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो उस समिट में भाग लें। ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग को भी इनवाइट किया था, ब्रिटिशर्स ने भीमराव अम्बेडकर जी को भी इनवाइट किया था, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी उस समय जो होते एक नीचे तबके के लोगों का जो है एक लीडर थे। ठीक है, एसटी कम्युनिटी का ये बहुत बड़े लीडर थे, इसीलिए उनको भी इनवाइट किया गया था। और साथ ही साथ कांग्रेस को भी इनवाइट किया था, जो कि पूरे देश का एक बहुत ही बड़ा एक कांग्रेस ग्रुप बन के चल रहा था उस वक्त। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राउंड टेबल समिट के फर्स्ट में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, लेकिन सेकेंड में कांग्रेस ने भाग लिया था जब गांधी इरविन जी का पैक्ट होता है। ठीक है, तब राउंड टेबल समिट में कांग्रेस भाग लेते हैं, लेकिन बीच में उसे छोड़ के गांधी जी आ जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे बात थे जो गांधी जी को या कांग्रेस को पसंद नहीं था। ठीक है, तो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था ना, उसमें ब्रिटिशर्स ने कोशिश किया था कि भारत को एक ऐसा संविधान बना के देते हैं जो भारत का सभी सोसाइटी को, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या करेगा, उसमें पार्टिसिपेशन होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। आपको पता होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इतना बड़ा था कि कहा जाता है कि 1999 तक ब्रिटेन में कोई इतना बड़ा डॉक्यूमेंट आज तक पब्लिश नहीं हुआ था। 1999 तक ये इतना बड़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो भारत को कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा था और उसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये सबसे पहला रीज़न है। अब हम लोग सेकेंड रीजन की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड रीजन जो है वो है कि जैसे देखो यूएसए में क्या है, यूएसए एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि क्या होते हैं फेडरल कंट्री, लेकिन अभी इतना याद रखना है कि फेडरल का मतलब ये होता है कि जहाँ सभी स्टेट का अपना अपना सब कुछ रहेगा। स्टेट का मतलब उसमें इतना ज़्यादा ऑटोनॉमी होगा स्टेट का। जैसे आप जानते होंगे कि यूएसए में जो है ना, हर एक स्टेट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक स्टेट का अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, हर एक स्टेट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना अपना सुप्रीम कोर्ट, अपना अपना सिटीजनशिप का जो है सिटीजनशिप देता है वो। और यूएसए का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पूरे कंट्री का भी कॉन्स्टिट्यूशन है और सभी स्टेट का भी कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए में। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट का सभी का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में सभी स्टेट की भी बात की गई है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे देश की भी बात की गई है। तो इस वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अनलाइक यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन वेयर ईच स्टेट हैज़ इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए में जो है सभी स्टेट के पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, क्योंकि वो फेडरल इन नेचर है उस कंट्री। लेकिन हमारा कंट्री जो है वो क्या है, यहाँ पे यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो और स्टेट का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत बड़ा हो जाता है।
साथ ही साथ हम लोग तीसरा रीजन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं हम लोग कि हमारा जो कंट्री है ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोविज़न फॉर देयर वेलफेयर। तो हमारा जो कंट्री है ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे लोग रिलीजन के बेसिस पे बटे हुए हैं, कास्ट के बेसिस पे बटे हुए हैं, ट्राइबल कम्युनिटी भी बहुत सारे हैं। नॉर्थ ईस्ट जब जाइएगा तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पहाड़ी लोग होते हैं। तो सभी इतने ज़्यादा डाइवर्स हमारा कंट्री है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी सरकार को बहुत सारा प्रोविज़न, बहुत सारा वेलफेयरिक प्रोविज़न सब निकालना पड़ेगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना सभी के विकास के लिए, सभी सोसाइटी के विकास के लिए, सभी ट्राइबल कम्युनिटी हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, सभी के विकास के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है। तो हमारा कंट्री डाइवर्स है और उस डाइवर्स कंट्री के लिए सरकार को बहुत सारा प्रोविजंस जो होते हैं उसके वेलफेयरिक प्रोविजन सब बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जिस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत बड़ा हो जाता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी भी है, फंडामेंटल ड्यूटी, साथ ही साथ डीपीएसपी भी दिया गया है। ये सब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और भी ज़्यादा एडप्ट कर देते हैं। ठीक है, चौथा रीजन की तरफ चलते हैं हम लोग और उस चौथा रीजन में हम लोग बताएंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑर्गेनिज्मिक इन नेचर का है। ऑर्गेनिज्मिक का मतलब क्या होता है? देखो, ऑर्गेनिज्मिक का मतलब ये हुआ कि जो समय के साथ क्या हो, बढ़ रहा हो। ठीक है, ऑर्गेनिज्मिक इन नेचर हो, ग्रो विथ टाइम, जो टाइम के साथ क्या हो रहा, बढ़ रहा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा कुछ ना कुछ ऐड होते रहता है। ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सब ऐड होते रहेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ते रहेगा ना। जैसे हम पिछले लेक्चर में बताया था कि 101 अमेंडमेंट हुआ, 102 अमेंडमेंट हुआ, 103 अमेंडमेंट हुआ। 103 अमेंडमेंट के द्वारा ईडब्ल्यूएस को, आरक्षण को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना अमेंडमेंट के थ्रू क्या होते रहा, बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ते जा रहा है। उसमें जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो नया नया चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 395 आर्टिकल था। ठीक है, एक्चुअली आज भी 395 ही आर्टिकल है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए ना हमारे अभी के अभी कितना आर्टिकल है तो लगभग 500 के लगभग में आर्टिकल पहुँच गया है। उसमें A, B, A1, A2 ऐसे करके एडअप होते जा रहा है। ठीक है, इस वजह से आज अगर देखा जाए तो 500 के अबाउट में आर्टिकल हो गया, लेकिन एक्चुअल में 395 ही है। उसमें A1, A2 ऐसे करके ऐड होते जा रहा है। ठीक है, तो ये फोर्थ रीजन था। ये फोर्थ रीजन में हम लोग ने बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑर्गेनिज्मिक कैरेक्टर का है। ऑर्गेनिज्मिक कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समय के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, और पांचवा रीजन हम लोग ये बताएंगे कि प्रोविजन लाइक फंडामेंटल राइट एडेड द साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट भी दिया गया है, लेकिन देखो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट तो है ही साथ उस फंडामेंटल राइट का लिमिटेशन भी लिखा गया है। लिमिटेशन कहने का मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल राइट जो है हमारे देश में, जो फंडामेंटल राइट मिला गया उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। जैसे आपको बताऊं कि हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आज़ादी है। आर्टिकल 19 हम लोग को बताता है फ्रीडम टू किस चीज़ का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आर्टिकल हम लोग को बताता है कि हम लोग को बोलने का आज़ादी है, उसे एक्सप्रेस करने का आज़ादी है। लेकिन ये भी वो बताता है कि वो बोलने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके बोलने से क्या हो, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ ऐसा नहीं हो जाए, हर्ट किसी को नहीं हो जाए, जिससे जो कुछ ऐसा दंगा हो जाए, एनीथिंग कुछ हो जाए। तो ये भी लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के साथ साथ उसका रिस्ट्रिक्शन को भी लिखा गया है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट है, टोटल फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर टोटल फंडामेंटल राइट लेना है तो यूके पहुंचिए, क्योंकि यूके में जो है कॉन्स्टिट्यूशन, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में कहा जाता है कि लगभग में वहाँ फंडामेंटल राइट इतना ज़्यादा है कि किसी को भी अरेस्ट इतना इजी नहीं किया जाता है, लेकिन भारत में किसी को भी इजीली अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट भी है ना वो रिस्ट्रिक्टेड मोड में है। सब कुछ में कुछ ना कुछ लिखा गया है कि ऐसा करोगे तो फिर फंडामेंटल राइट तुम्हारा जो है नहीं बचा सकता है तुमको। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अनलाइक जो है दूसरे अगर कंट्री का तुलना में देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट के साथ साथ उसका रिस्ट्रिक्शन भी लिखा गया है, जिस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में केवल फंडामेंटल राइट लिखा गया है, और वहाँ का रिस्ट्रिक्शन जो डिसाइड करेगा वहाँ के सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो हमारे देश में ऐसा नहीं, हमारे देश में फंडामेंटल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि उसका रिस्ट्रिक्शन क्या है, उस फंडामेंटल राइट का रिस्ट्रिक्शन क्या है।
तो ये 5 रीजन थे जिससे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथीएस्ट क्यों है, इतना बड़ा क्यों है। ठीक है, तो इसको समरी के रूप में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों है। तो हम लोग सबसे पहला रीज़न बताएंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बड़ा है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि बहुत बड़ा था, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, दूसरा रीज़न में हम लोग बताएंगे कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, वहाँ की सभी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन एक है। लेकिन हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सभी स्टेट का भी कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे देश का भी कॉन्स्टिट्यूशन सब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में लिखा गया है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा रीजन में हम लोग ने बताया कि ह्यूज डाइवर्सिटी है, हमारे देश का डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर डाइवर्सिटी रहेगा तो उसके वेलफेयर के लिए सरकार को काम करना पड़ता है, उसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सबके वेलफेयर के लिए कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, चौथा रीजन हम लोग ने बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑर्गेनिज्मिक इन करेक्टर का है, ऑर्गेनिज्मिक नेचर का है। ऑर्गेनिज्मिक नेचर का मतलब ये हुआ कि समय के साथ बढ़ रहा है अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, और पांचवा रीजन हम लोग ने बताया कि फंडामेंटल राइट के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट प्लस रिस्ट्रिक्शन भी लिखा गया है। ठीक है, उसका लिमिटेशन क्या है वो भी लिखा गया है, जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग दे सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग आज ही इसी लेक्चर में देख लेते हैं। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अभी मैंने बताया कि 60 से 70% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ जो है ना हम लोग दूसरे कंट्री से लिए हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है कि फेडरल में इसकी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे देश में भी फेडरेशन है थोड़ा बहुत में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में फेडरेशन नहीं है, आपको पता होगा स्टेट को भी कुछ फेडरेशन का मतलब क्या होता है। देखो, फेडरेशन का मतलब होता है जहाँ पे 2 पैरेलल गवर्नमेंट चलता हो। 2 पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल का भी रूल चलता हो और स्टेट का भी रूल चलता हो। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में भी ऐसा है। ठीक है, स्टेट के पास बहुत सारा ऑटोनॉमी है, स्टेट अपना स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे अपना रूल बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का काम होता है। तो ये फेडरल जो स्कीम है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्कीम है, ये कहाँ से लिया गया है, तो 1935 एक्ट से। ठीक है, ये 1935 एक्ट में ही फेडरेशन के बारे में चर्चा किया गया था। तो याद रखना है, फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नेंस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935 से लिया गया। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, हमारे देश में फेडरेशन तो गारंटी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो फेडरेशन खत्म हो सकता है जब हमारे देश में क्या हो जाएगा, इमरजेंसी लागू हो जाएगा, तो सभी स्टेट के पावर को सेंटर छीन लेता है। ठीक है, तो इसीलिए फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। लेकिन फेडरेशन तो रहेगा जहाँ पे 2 पैरेलल गवर्नमेंट चलेगा, एक स्टेट का भी चलेगा, एक यूनियन का भी चलेगा, लेकिन सेंट्रल बहुत स्ट्रांग होगा, सेंटर के पास बहुत सारा बड़ा पावर होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कनाडा से लिया गया है। ये बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा गया है, इसे ध्यान रखना है। इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करें कि इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है, तो ये भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है कि इमरजेंसी के समय में क्या सब करना है। ठीक है, ये भी याद रखना है। सस्पेंशन ऑफ राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, आपको पता होना चाहिए, अभी जस्ट मैंने बताया कि इमरजेंसी के दौरान जो होता है सेंट्रल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और स्टेट की ऑटोनॉमी सबको छीन लेता है। ठीक है, ले लेता है। तो सस्पेंशन ऑफ राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान जो सस्पेंशन होगा, कुछ पावर सब जो है स्टेट का ले लिया जाएगा। ये कहाँ से लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो याद रखना है जर्मनी से। इसे ये कैसे याद करना है, तो देखो हिटलर जर्मनी का था ना, तो हिटलर रहेगा तो कोई पावर किसी को देगा, खुद सब कुछ अपने पास में रखेगा। इसी तरह से याद रखना है कि सस्पेंशन ऑफ राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान सब कुछ छीन लेगा सेंटर स्टेट से। किससे लिया गया है, जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी का आप याद रख सकते हैं मेमोनिक्स के रूप में। ठीक है, अब देखो, ये एग्जाम में लगभग में सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया एमसीक्यू में कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, ये किससे लिया गया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे करना है, ये किससे लिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है ये आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से प्रेसिडेंट का इलेक्शन लिया गया है। और साथ ही साथ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी जो हम लोग पढ़ेंगे कि पार्ट 4 में डीपीएसपी का चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये आयरलैंड से डीपीएसपी भी लिया गया है और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है ये भी लिया गया है। अब देखो, प्रेसिडेंट को रिमूवल कैसे करना है, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट बोलते हैं, रिमूवल को इम्पीचमेंट बोला जाता है पॉलिटी के टर्म में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट किया जाता है वो उसका प्रोसेस कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट यूएसए से लिया गया है। ठीक है, रिमूवल ऑफ जजेज एंड हाई कोर्ट और जज सबका भी रिमूवल कैसे करना है। ठीक है, तो ये भी यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अब देखो,
अब एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है और वो क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा। आपको पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं है हमारे देश में, ठीक है। इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट को एक काम दिया गया, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का काम तब स्टार्ट होता है जब राष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन जब राष्ट्रपति प्रेजेंट हो तब तो वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं। इसीलिए कहा गया कि देखो वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम तो होता नहीं है जब तक राष्ट्रपति रहता है, इसीलिए उसको क्या बना दो, उसे राज्यसभा का हेड बना दो, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रहेगा राज्यसभा का, ठीक है। तो ये कहाँ होता था, तो यूएसए में होता था। उसी को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया, ठीक है। तो यूएसए से लिया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा। फंडामेंटल ड्यूटी रसिया से लिया गया है। देखो क्या था कि रसिया जो है ना, शुरू में जब रसिया था तो वो यूएसएसआर था, तो एक सोशलिस्ट कंट्री था। सोशलिस्ट कंट्री का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे सरकार समाज के लिए काम करता हो, ठीक है। जहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं ना, सब कुछ गवर्नमेंट का ही होगा। जैसे मतलब जो भी चीज़, जैसे हमारे देश में कुछ प्राइवेट कंपनी भी है, गवर्नमेंट कंपनी भी है, लेकिन उस समय रसिया में सब कुछ केवल गवर्नमेंट कंपनी ही करता था। गवर्नमेंट का ही सब कुछ था, गवर्नमेंट का ही सभी कंपनी था, सब कुछ था। उसने क्या किया, देखा कि देश में तो मतलब फंडामेंटल ड्यूटी भी होना चाहिए। मतलब कि ड्यूटी का मतलब क्या, लोग जो है ना, लोग के पास भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए कि ये काम लोग करें, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारा यूएसएसआर से लिया गया था, जिसको हम रसिया कह सकते हैं, यूएसएसआर उस समय था। तो वहाँ पे कुछ फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया था रसिया में कि आपको देखो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है ना, आपको इतना एंजॉय करने के लिए फंडामेंटल राइट मिला है कि जितना बोलना है बोल सकते हो, जो करना है कर सकते हो। तो आपको कुछ रूल भी मतलब कुछ ड्यूटी भी निभाना है देश के प्रति, ठीक है। तो हमारे देश में भी इसको लाया गया था यूएसएसआर के द्वारा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी आपको पता होना चाहिए। 42वां अमेंडमेंट जो हुआ था ना 1976 में, इंदिरा गांधी ने लाया था, उसी समय इसको जोड़ा गया था, ठीक है। इसीलिए आपको पता है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी भी इसी में जुड़ा था, ठीक है। अब उसके बाद पूछेगा फंडामेंटल राइट और प्रियम्बल, ये दोनों किससे लिया गया है, यूएसए से। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा शायद हमारे ख्याल से प्रियम्बल के ऊपर ही होगा। तो याद रखना है कि फंडामेंटल राइट भी यूएसए में चलता था। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारा देश में फंडामेंटल राइट आया है। और साथ ही साथ प्रियम्बल जो है हमारे देश में, जानते हैं कि प्रियम्बल जो है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में जो लिखा गया है प्रियम्बल, वो भी यूएसए से ही लिया गया है। हमारा देश का जो कैरेक्टर होगा रिपब्लिक इन नेचर होगा। देखो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, तो रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट होगा ना, स्टेट का जो हेड होगा। हमारे स्टेट का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे देश का हेड कौन होता है, हमारी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट जिसे बोलते हैं वो प्रेसिडेंट होता है। तो जिस कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट को चुन करके भेजता हो ना, इलेक्शन के थ्रू जाता हो ना, उसे हम लोग रिपब्लिक कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है यूके में ऐसा होता है क्या, ब्रिटेन में ऐसा होता है क्या, नहीं। वहाँ जो है ना, वहाँ आप सुने होंगे कि राजा जो होता है वहाँ का प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स राजा रानी सब होते हैं, तो वो सब तो चुनाव के द्वारा नहीं हो रहे। एक फैमिली है, वो फैमिली उस देश का क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। लेकिन हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका चुनाव किया जाता है, इलेक्शन होता है। वो इलेक्शन का प्रोसीड्यूर हम लोग आगे में पढ़ेंगे कैसे इलेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि रिपब्लिक नेचर हम लोग कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं, ठीक है। फ्रांस से रिपब्लिक नेचर लिए हैं। तीसरा जो है लास्ट जो है वो कॉन्क्रेट लिस्ट है। कॉन्क्रेट लिस्ट हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉन्क्रेट लिस्ट क्या होता है, ठीक है। कॉन्क्रेट लिस्ट अभी इतना याद रखना है कि देखो हमारे शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट का चर्चा किया गया है, ठीक है। शेड्यूल 7 हम बताएंगे कि शेड्यूल क्या होते हैं। शेड्यूल जो है 7 में बताया गया है 3 लिस्ट है। एक स्टेट लिस्ट है, जैसे स्टेट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में स्टेट के सभी सब्जेक्ट लिखा गया है, मतलब स्टेट ये सब्जेक्ट पे अपना कानून बना सकता है। उसके बाद जो है एक यूनियन लिस्ट है जिसमें सेंट्रल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना कानून बना सकता है। और जो एक लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे दोनों का अधिकार होता है, सेंट्रल का भी अधिकार होता है और स्टेट का भी अधिकार होता है, दोनों सब्जेक्ट पे काम कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, देखो एजुकेशन जो है, एजुकेशन पे सेंट्रल को भी कानून बनाने का अधिकार है और स्टेट को भी कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समझ गए ना, एक ऐसा लिस्ट जिसमें कुछ सब्जेक्ट लिखा गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल के पास भी हो और स्टेट के पास भी हो। तो ये कुछ थे जो हमारे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2-3 और हैं, वो भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। एक है रेसिड्यूरी पावर गिवन टू सेंटर। देखो एक है रेसिड्यूरी पावर गिवन टू सेंटर, ये किससे लिया गया है, कनाडा से लिया गया। इसमें क्या होता है, देखो इसमें ये होता है
कि हमारे देश में जो कुछ रेसिड्यूरी पावर है ना, आप कहोगे रेसिड्यूरी पावर क्या होता है। देखो अभी मैंने बताया क्या कि एक स्टेट लिस्ट होते हैं, एक सेंट्रल लिस्ट होते हैं, मतलब यूनियन लिस्ट होते हैं, एक कॉन्करेंट लिस्ट होते हैं। लेकिन कोई ऐसा मुद्दा जो इस तीनों से बाहर हो, नया नया अभी डेवलपमेंट ही हुआ है उस चीज़ का। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, क्रिप्टो करेंसी देख लो। क्रिप्टो करेंसी के लिए अगर कोई कानून देश में नहीं है और इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में न ही मानो कि स्टेट लिस्ट में लिखा गया है, न ही यूनियन लिस्ट में लिखा गया है, न ही कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा गया, तो एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जो इस तीनों लिस्ट में नहीं था। तो ये जो नया सब्जेक्ट आएगा ना, वो सेंट्रल के हाथ में चला जाएगा और उस सब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे रेसिड्यूरी पावर। ये पावर जो है, कोई एक नया चीज़ आया, ये रेसिड्यूरी पावर किसके पास होगा? सेंटर के पास होगा। उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल को होगा। ये पावर हम लोग ने कहाँ से लिया है? तो कनाडा से लिया है। ये कनाडा से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार होता है, जुडिशियल रिव्यू, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे एक क्वेश्चन ही पूछा गया है कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। इसके बारे में फुली डिस्कस करूंगा। अभी बस याद रखना है कि जुडिशियल रिव्यू जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। साथ ही साथ ये सब याद रखना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, पार्लियामेंट के थ्रू हमारा गवर्नमेंट चलता है ना। तो ये सिस्टम हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, ये सब हम लोगों ने यूके के लिया है। यूके मतलब ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा, एक क्वेश्चन देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स। देखो सबसे पहला तो मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही हम लोग ने 60 से 70% लिए हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा बहुत सारे और भी चीज़ थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और भी अच्छा बनाता है। वो सब चीज़ हम बहुत सारी कंट्री से लिए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।